हेलो दोस्तों, आज जीओसी का 7वां एपिसोड और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेरणिक प्रभाव। इस टॉपिक में से आपको 12th बोर्ड और कंपटीशन में 101% क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको चाहे 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे तो भी इससे क्वेश्चन आएगा और कंपटीशन का एग्जाम देंगे तब भी इससे क्वेश्चन आएगा। अगर वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड में बैठा वो क्वेश्चन हल कर दूं, तो ये वीडियो पूरी देखनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले हम टॉपिक सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। शुरू कर रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव। इधर देखिए दोस्तों, मैंने एक कार्बन की श्रृंखला बनाई। जीओसी चल रही है तो भाई कार्बन की श्रृंखला तो बनेगी ही बनेगी। ये लो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तीसरे से जुड़ा हुआ है, ये चौथे से जुड़ा हुआ है और ये किसी समूह X से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे कार्बन हैं और ये सारे के सारे कार्बन जो है वो क्या किसी X समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इधर भी मैंने एक कार्बन की श्रृंखला बनाई, एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4 और ये किसी समूह G से जुड़े हुए हैं। अब इनमें क्या है कि ये जो X है ना, इस X की विद्युत ऋणता, याद है कि आपको विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो मैं इसको En लिख रहा हूं कि इसकी En कम है। En का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता और विद्युत ऋणता मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। मतलब ये बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इस X की विद्युत ऋणता, इसकी विद्युत ऋणता है ज्यादा। अब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा का मतलब क्या है कि इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ये अपनी ओर खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? आंशिक माइनस, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएगा ना, इसकी तरफ, इधर की तरफ खिसकेगा, ये इधर की तरफ खिसकेगा तो इस पर थोड़ा सा माइनस ला देगा। इस निशान का मतलब क्या है? थोड़ा सा, आंशिक। इस निशान का मतलब क्या है? थोड़ा सा या आंशिक। तो यहां पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, जिसको हम अच्छे शब्दों में, हिंदी के शब्दों में आंशिक कहते हैं। आंशिक ऐसे लिखते हैं ना, आंशिक। ठीक है, ये तो क्या हो गया? आंशिक। अरे यहां पर बिंदी लगानी है, ये क्या होगा? आंशिक जो है, इस पर ऋणावेश आ जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा तो इस पर थोड़ा सा प्लस भी तो आएगा। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर जाएगा तो कार्बन पर थोड़ा सा प्लस आएगा, जिसको हम लिखते हैं आंशिक प्लस। अब ये प्लस आ गया तो ये, अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन खींचेगा तो इस पर आ जाएगा आंशिक डैश प्लस, और ये कार्बन फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर आ जाएगा आंशिक डबल डैश प्लस, और ये कार्बन इससे खींचेगा, इस पर आ जाएगा आंशिक ट्रिपल डैश प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्रम बन गया। क्या हुआ कि इस हैलोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने इससे खींचे, इसने इससे खींचे, इसने इससे खींचे। ये इलेक्ट्रॉन किस चीज के हैं? ये इलेक्ट्रॉन किस चीज के हैं? ये इनके बीच में बना हुआ सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, मतलब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। ये जो गाड़ी बनी है, किसकी गाड़ी बनी है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के खिसकने की गाड़ी बनी है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि विद्युत ऋणता ज्यादा है तो क्या हो रहा है? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिसक रहे हैं। इसी प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। मतलब सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का खिसकना विद्युत ऋणता में अंतर के कारण प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। आपको 12th में परिभाषा नहीं लिखनी, सिर्फ सीखना है कि प्रेरणिक प्रभाव है क्या। अब इधर आ जाओ आप। इसमें अगर देखें तो इसमें मैं लिख रहा हूं कि जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम है। अब इसकी कम है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन। अब कार्बन खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा तो इस ग्रुप पर क्या आ जाएगा? आंशिक प्लस आ जाएगा, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? आंशिक माइनस। ठीक है, अब इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आ जाएगा आंशिक डैश माइनस, इससे ये खींचेगा, इस पर आएगा आंशिक डबल डैश माइनस, और ये इससे खींचेगा तो इस पर आएगा आंशिक ट्रिपल डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश माइनस।
ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत ऋणता में अंतर के कारण सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का खिसकना, चाहे वो इधर की तरफ खिसके या इधर की तरफ खिसके, इसको हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात सीखें। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि भाई जुड़े हुए समूह पर माइनस आ रहा है, तो इस प्रभाव को हम माइनस आई प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? माइनस आई प्रभाव कहते हैं। और यहां पर जुड़े हुए समूह पर क्या आ रहा है? प्लस, तो इसको हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो समूह है इस पर कौन सा आवेश आया, इस आधार पर इस पर कौन सा आवेश आया, इधर इस पर कौन सा आवेश आया, इसी आधार पर इस प्रभाव को, इस पर प्लस आया तो प्लस आई प्रभाव और इस पर माइनस आया तो माइनस आई प्रभाव कह रहे हैं। क्लियर हुई बात? और आई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेरणिक को इंग्लिश में इंडक्टिव कहते हैं, इसलिए इसको आई कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई प्रभाव। आप ये जान लें कि इसमें किसके इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं। अब ये बातें तो ठीक है, आपको परिभाषा नहीं लिखनी। अब आप मुद्दे पाइए। जरूरी बात क्या जाननी है आपको? एक बात, ये तो एक एक बिंदु हो गया इसका। चलिए दूसरा बिंदु, और वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु, इसका मतलब है माइनस आई प्रभाव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना। या इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कौन से इलेक्ट्रॉन खींचना? बंध के इलेक्ट्रॉन खींचना, बंध के इलेक्ट्रॉन खींचना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऋण आवेश को, माइनस आवेश को खींचना, माइनस आवेश को खींचना। ये बात जान ले आप। ठीक है, ये आपको इस तरीके से किताब में लिखी नहीं मिलेगी, आपको समझना यही है। इसी आधार पर प्रश्न हल होंगे कि ये माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना। और इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? माइनस आवेश, तो इसका मतलब है माइनस आवेश खींचना। क्लियर? अब इसके दूसरे बिंदु की बात करते हैं। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या है? कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। अब जुड़ा हुआ समूह जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस आई प्रभाव किसका है? जी का। और इसकी ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट हो गया कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को देना जो है वो क्या है? प्लस आई प्रभाव है। ठीक है, और बंध के इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, तो इसका मतलब है ऋण आवेश, माइनस आवेश जो है वो देना जो है वो क्या है? प्लस आई प्रभाव है। तो अब आप समझ गए, माइनस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है तो माइनस आई प्रभाव में माइनस आवेश जो है वो खींचा जाता है, और प्लस आई प्रभाव में जो माइनस आवेश है वो दिया जाता है, ऋणावेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव हो गए। अब आप जाने तीसरी और इंपॉर्टेंट बात। अब ये वाला बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, अगर इसकी विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को उतनी ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। जितना इसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर जितनी ज्यादा होगी, जिसको हम विद्युत ऋणता कहते हैं, तो इसके बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी और प्रेरणिक प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि माइनस आई प्रभाव जो है वो समानुपाती होता है किसके? विद्युत ऋणता के। मतलब जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी माइनस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं तो आपने देखा है कि भाई जो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये जो है इन हैलोजनों की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए ये सारे के सारे माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें जो आपके पास फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, तो इसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा क्लोरीन का, उससे कम होगा ब्रोमीन का, और उससे कम होगा आयोडीन का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी की ही एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसी का एक और पॉइंट बता रहा हूं जो कि दोनों में समान होगा। क्या कि भाई आप ऐसे देखें कि
अगर मान लो यूं 4 जने ऐसे लाइन, 4-5 जने ऐसे लाइन बना करके खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और लास्ट में मैं आ गया और यूं एक जने का हाथ पकड़ करके एकदम से ऐसे खींचा, एक दिन से ऐसे खींचूंगा तो जो सबसे पहले मेरे पास जो खड़ा होगा उस पर झटका ज्यादा लगेगा, उसके बाद वाले पे झटका कम लगेगा, उससे बाद वाले पे झटका और कम लगेगा, और सबसे लास्ट वाले को झटका सबसे कम लगेगा। इसका मतलब इस समूह से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है ना, इस जस्ट पास वाले पर प्रेरक प्रभाव का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसको झटका सबसे ज्यादा महसूस होता है, इस पर कम, इस पर कम, इस पे कम। तो इसका मतलब इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रेरणिक प्रभाव वैसे वैसे घटता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट पॉइंट यू समझ लेता हूं कि जो -I प्रभाव होगा वो दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दूरी के, कि यहां से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है यहां पर प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब इस बात को समझे, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि इस पर प्रेरणिक प्रभाव का मान ज्यादा है तो इस पर प्लस आवेश भी ज्यादा है, क्योंकि इस पर झटका ज्यादा लगा है। अब इस पर उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, तो इसलिए आंशिक प्लस जो है वो मान ज्यादा होता है, आंशिक डैश प्लस का मान और कम, आंशिक डबल डैश प्लस का मान और कम, और आंशिक ट्रिपल डैश प्लस का मान सबसे कम। सबसे कम क्यों? क्योंकि दूरी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी दूरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब इधर देखिए, आप इधर जो तीसरा पॉइंट होगा इसके अंदर ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक तो दूरी वाला कंसेप्ट, इसमें विद्युत ऋणता का कंसेप्ट इतना नहीं है क्योंकि यहां पर विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए, इसलिए विद्युत ऋणता का कंसेप्ट यहां पर नहीं लगाएंगे। यहां पर सिर्फ एक ही बात सीखेंगे कि भाई दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे +I प्रभाव घटेगा। तो इसका मतलब है यहां पर +I प्रभाव जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। अब इसमें तो क्या होता है, सब लोग हाथ पकड़ के खड़े थे और ये जो है एक जने का हाथ पकड़ करके पहले वाले को अपनी तरफ खींच रहा था, तो पहले वाले को झटका ज्यादा लगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े और हम क्या कर रहे हैं कि एक समूह, जैसे मैं आया और सबसे पहले वाले को ऐसे धक्का दिया तो पहले वाले को धक्का ज्यादा लगेगा, उससे कम और दूर वाले को कम, उससे दूर वाले को और कम, उससे दूर वाले को और कम। तो इसका मतलब +I प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जो सबसे पास वाला कार्बन है इस पर -I प्रभाव, +I प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, और इसलिए आंशिक डैश माइनस का मान सबसे ज्यादा होगा, और आंशिक डैश माइनस का उससे कम, आंशिक डबल डैश माइनस का उससे कम, और आंशिक ट्रिपल डैश माइनस का सबसे कम आवेश होगा, ठीक है। तो ये बातें आपने समझनी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपने उन उदाहरणों की जो +I प्रभाव और -I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और उनका क्रम। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, इसके बाद प्रेरणिक प्रभाव हो जाएगा खत्म, और इससे खत्म होते ही अपने शुरू कर देंगे इनके क्वेश्चंस की से आधार पर हम टॉपिक्स किस प्रकार से समझेंगे। 12th क्लास की जीओसी, 12th क्लास की केमिस्ट्री सेकंड जो है वो किस तरीके से समझेंगे। चलिए अब क्या हुआ कि भाई अपने को उन एग्जांपल्स को देख रहे हैं जो -I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखें कि NR3 ये -I प्रभाव सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है। इसके बाद प्रदर्शित करता है हमारे पास NO2, इसके बाद करता है CN, और उसके बाद करता है हमारे पास -I प्रभाव OH, फिर करता है COOH, और फिर -I प्रभाव इसके बाद में आएगा। इसके बाद में आएगा कौन करता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ठीक है। ये सारे -I प्रभाव प्रदर्शित करने का क्रम है। लेकिन आपको 12th बोर्ड के अधिकतम एक आधे प्रश्न को छोड़ करके बाकी सब में इन चारों का ध्यान रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन इनसे ज्यादा ये सारे भी प्रदर्शित करते हैं -I प्रभाव, ठीक है। तो इन चीजों को भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जो 12th बोर्ड के अंदर जो काम में आएगा वो सारे के सारे यही काम में आएंगे, क्लियर। अब अपने बात करते हैं इधर +I प्रभाव कौन कौन से समूह प्रदर्शित करते हैं।
तो सारे के सारे जो है, हालांकि O माइनस और COO माइनस भी, जैसे ये वाला समूह है O माइनस और COO माइनस, ये दोनों प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसका उससे कम होता है, लेकिन ये दोनों ही हमारे 12th क्लास में यूज नहीं होते। ठीक है, इसलिए इससे कम जो प्रदर्शित करते हैं वो कौन करते हैं? एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो हमें सिर्फ एल्किल समूह ध्यान में रखने हैं। और एल्किल समूह में कौन से? जैसे जितना बड़ा एल्किल समूह हो जाएगा, जैसे मैं लिखा CH3 और लिखा CH3 और ये समूह है, ये 3 डिग्री एल्किल समूह है, तो इसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। फिर उससे मैंने छोटा एल्किल समूह लिखा, ये लिखो, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का सबसे कम। ठीक है, तो इसका प्लस आई प्रभाव 1 डिग्री का सबसे कम होगा और CH3 का प्लस आई प्रभाव सबसे कम होगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एल्किल समूह होंगे उसका काम तो होगा प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करना, और हैलोजनों का काम होगा माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करना। माइनस आई प्रभाव का मतलब होगा बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचना, और प्लस आई प्रभाव का मतलब होगा बंद के इलेक्ट्रॉनों को देना। ठीक है, बंद के इलेक्ट्रॉनों का मतलब होता है माइनस आवेश। जो माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले होंगे वो माइनस आवेश को खींच लेंगे, और जो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले होंगे वो क्या करेंगे? माइनस आवेश को देंगे। क्लियर? तो आपके पास ये दो बातें आ गई। ये है प्रेरणिक प्रभाव, इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। और आपको मुख्य मुख्य बातें जो ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी रखनी है कि प्रेरणिक प्रभाव है क्या, 2, 3 और 4, और ये वाला एग्जांपल, और इसके अंदर भी 1, 2, 3 और ये 4, जिसमें ये वाले एग्जांपल, बस। ठीक है, जो जो आपको काम में आने हैं 12th बोर्ड में। क्लियर? तो अब मैं आपके लिए शुरू करता हूं क्या कि इस प्रेरणिक प्रभाव को मैंने अभी इतना इंपॉर्टेंट बताया, प्रेरणिक प्रभाव के इससे क्वेश्चन आएंगे ये वो, तो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको हल किया जाएगा ये सीखना शुरू करते हैं अपने। चलिए, अब पहला जो चैप्टर है ये खत्म कर दूं, हो गया प्रेरणिक प्रभाव, सभी को आ गया। चलिए देखो, अभी एक बच्चे ने बीच में कमेंट किया था कि सर 11th की जीओसी कब शुरू होगी। तो दोस्तों 11th की ही ये जीओसी है, टॉपिक 11th के ही है, लेकिन वो 12th में कैसे यूज होंगे वो मैं करवाता हूं। मतलब इतना टॉपिक जिसने देख लिया अभी तक, जितना मैंने करवाया है वो तो है 11th क्लास। अब 12th क्लास कैसे आ रही है देखें। जैसे आपके पास 12th क्लास में केमिस्ट्री सेकंड का जो पहला लेसन है, वैसे क्रम वाइज लेसन नंबर 10 है। कौन सा? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये लेसन है। इस लेसन में आपको क्या क्या चीजें सीखनी है? इसमें आपको यह सीखना है कि नंबर 1 बात देखें, नंबर 1 पॉइंट आपको सीखना है कार्बो कैटायनों के, कार्बोकैटायनों कौन सा है? मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम आपने सीखना है। ठीक है, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, उससे कम कौन सा होगा और उससे कम कौन सा होगा। ठीक है, अगर आपने जीओसी की पिछले वाली क्लासेस देखी हैं तो आप जिसने देखी है अच्छे से पढ़ा है उसको तो ध्यान आ गया कि भैया कार्बोकैटायन क्या बीमारी है। ठीक है, और जिसे नहीं पता लगा वो इधर देख लें कि भाई इस जैसे ये लिखा CH2, इस पर लगा दिया मैंने प्लस आवेश और यहां पर लिख दिया CH3, कि अगर कार्बन पर प्लस आवेश हो तो हम उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, और जिस कार्बन पर प्लस आवेश है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। यस, एक बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि भाई यहां पर जो दूसरा कार्बन है, जैसे मैंने यू लिख दिया CH, इस पर प्लस आवेश है और ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, CH3 2 एल्किल समूह से जुड़ी हुई है, तो इसको मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहता हूं। और अब मेरे पास इस कार्बन पर प्लस आवेश है और ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, एक CH3 और एक CH3, तो ये हो गया मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
तो ये 3 कार्बोकेटाइन हो गए, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं, ये लो CH3 CH3, इसको बनाते हैं। तो आप सभी को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। तो अब आपको ये तो बात समझ में आ गई कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है, लेकिन इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपने इसके स्थायित्व की तुलना करनी है ना, तो आप पहले ये देखें कि ये तीनों अस्थायी क्यों हैं। आप साइंस ली है आपने, ठीक है, तो आपको साइंटिस्ट के तरीके से सीखना, सोचना पड़ेगा, साइंस को साइंस के तरीके से सोचना पड़ेगा। मैंने तुलना कर रही है इनके स्थायित्व की, इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, तो पहले मैं ये सोच लूं कि ये अस्थायी क्यों है। तो मुझे पता लगा कि यार इस पर ना ये प्लस आवेश है इसलिए ये अस्थायी है, इस पर ना प्लस आवेश है इसलिए ये स्थायी है, इस पर भी ये प्लस आवेश है इसलिए ये अस्थायी है, प्लस आवेश के कारण अस्थायी है। अगर ये प्लस आवेश घट जाए, प्लस आवेश घट जाए तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उदासीन होने लग जाएगा, और उदासीन अणु ज्यादा स्थायी होता है, तो ये उदासीन होने लग जाएगा तो ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा, मतलब ये प्लस आवेश घटेगा तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, इसका भी प्लस आवेश घट जाएगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, प्लस आवेश घट जाएगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये एल्किल समूह, इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 एल्किल समूह, और एल्किल समूह का मैंने अभी अभी बात बताई कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देना मतलब माइनस आवेश देगा, माइनस आवेश देगा तो जो माइनस आवेश इसकी तरफ आएगा वो इस प्लस आवेश को कम कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 2 समूह जुड़े हुए हैं प्लस आई प्रभाव वाले, ये भी अपना आवेश ऋण आवेश दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका प्लस आवेश और कम हो जाएगा, और इसके प्लस आवेश को कम करने के लिए 3 जड़े लगे हुए हैं, इसका भी प्लस आई प्रभाव। एल्किल समूह का सारों का ही प्लस आई प्रभाव होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, जिससे इसका प्लस आवेश जो है सबसे कम हो जाएगा। तो आपने यूं समझेंगे कि जो 3 डिग्री है इसके प्लस आवेश को कम करने के लिए 3 जड़े लगे हुए हैं, इसलिए इसका प्लस आवेश जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, इसलिए जिस पर आवेश सबसे कम होगा उसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए, तो आपने क्रम भी बना लिया कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे कम स्थायी, 2 डिग्री उससे ज्यादा, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको स्थायी करने के लिए एक ही जड़ा लगा हुआ था, इसको स्थायी करने के लिए 2 जड़े लगे हुए हैं, और इसको स्थायी करने के लिए 3 जड़े लगाए हुए हैं, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे कम, 2 डिग्री का उससे ज्यादा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा। तो ये बात जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा यूज होने वाली है ये बात। मैंने हालांकि इसको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में समझाया है, लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई बताओ इसमें से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा। आप कहोगे सर 1 डिग्री कम स्थायी होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होगा। ये तुलना जो है आप लगभग हर लेसन में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, तो ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब देखें दूसरा क्या कि मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम, ये स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए अब देखो कि आपको फिर करना है दूसरा पॉइंट कि मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम। अब मुक्त मूलक क्या होते हैं, याद करो फटाफट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मुक्त मूलक कौन से होते हैं, जिस पे कार्बन पर प्लस आवेश हो वो तो कार्बोकेटाइन होता है, लेकिन जिस पर यूं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है उसको अपने मुक्त मूलक कहते हैं। और जिस कार्बन पर मुक्त मूलक पड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री मुक्त मूलक हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया कि आपको क्या करना है, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम देखना है। चलिए पहले तो आपको पहले वाले का तो क्रम आ गया, 1 2 3 डिग्री आ गया। अब आप देखें कि जिस पर प्लस आवेश है, जिस पर सॉरी मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक वाले कार्बन की स्थिति देखो आप, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं,
ठीक है, आप अगर मान लो इन दो हाइड्रोजनों को ऐसे बनाए, ऐसे एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ये वाला मुक्त मूलक ये रहा। अब इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 7, ठीक है। नहीं मतलब खुद के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन के पास 7 बन रहे हैं, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 8। कार्बन के पास, हर तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, लेकिन इसके पास तो 7 ही है। 7 है तो मतलब क्या है, ये मुक्त मूलक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। मुक्त मूलक जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। अब देखें कि ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, और ये इससे जो जुड़े हुए समूह है वो प्लस आई प्रभाव के कारण इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की भरपाई कर रहे हैं। जो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसकी भरपाई ये CH3 कर रहा है कि भैया तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये ले तू मेरे ले ले, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका स्थायित्व, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण अस्थायी है, कम स्थायी है, और ये वाले समूह जो इसके साथ एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ है वो अपने इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्थायी कर रहा है। तो यहां पर इसको स्थायी करने वाला एक ही बंदा है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो इसके पास सब ये जो है सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ये इससे कम, ये इससे कम, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, और जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह जो है वो प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण जो है वो इनके इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कर रहे हैं, कमी को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, ठीक है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी दूर करेंगे तो यहां पे कमी सबसे कम रहेगी, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी सबसे कम रहेगी, क्योंकि 3 जिन्हें इसको स्थायी करने में लगे हुए हैं। तो इसके स्थायित्व का क्रम भी यही आएगा 1 2 3। इसके अब स्थायित्व का क्रम क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। कार्बोकेटाइन के भी स्थायित्व का क्रम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर किसी को तो ये कहानी समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो ये तो 1 2 3 तो याद रख ही सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर मान लो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन उस पर भी हल हो जाएंगे, 1 2 3 पर भी हल हो जाएंगे। चलिए अब अपने बात करते हैं तीसरा फैक्टर, वो क्या है, तीसरी चीज इसके अंदर सीखते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में ये मुख्यतः काम में आएंगे, लेकिन केमिस्ट्री के सारे, केमिस्ट्री सेकंड के सारे लेसन्स में ये चीजें काम में आएंगी। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन एनायनों के स्थायित्व का क्रम। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए देखो अब अपने नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट जो सीख रहे हैं वो क्या है, कार्ब एनायनों के स्थायित्व का क्रम, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम। अब तक की जीओसी की जितनी क्लासेस देखे हैं ना, उनमें से आज की क्लास सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी बात पर हल होंगे। अभी तो हमने शुरू किया हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पर ही पढ़े, अल्कोहल फिनॉल ईथर भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ेंगे, एमीन भी पढ़ेंगे। तो उन सारों में देखें आप प्रेरणिक प्रभाव कितना उपयोग होता है, कितनी बार यूज होता है, वो आप बार बार सीखेंगे। तो पहले अपने कार्ब एनायन के स्थायित्व की बात समझते हैं। कार्ब एनायन मतलब कि जिसमें कार्बन पर कौन सा आवेश हो भाई, माइनस आवेश हो, तो उसको कार्ब एनायन कहते हैं। और माइनस आवेश वाला कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसको 1 डिग्री कार्ब एनायन कहते हैं। ये लो एक हो गया। अब दूसरा देखो कि जिस कार्बन पर माइनस आवेश है वो डायरेक्टली, जिस कार्बन पर माइनस आवेश है वो डायरेक्टली अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको 2 डिग्री कार्ब एनायन कहते हैं या द्वितीयक कार्ब एनायन कहते हैं। और जिस कार्बन पर माइनस आवेश है वो डायरेक्टली क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो हम इसको 3 डिग्री कार्ब एनायन कहते हैं। तो ये आपके पास 3 कार्ब एनायन हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब बात समझे आप क्या, कि इसके स्थायित्व का क्रम देखना है।
अब स्थायित्व का क्रम देखना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये अस्थायी क्यों है, क्योंकि इस पर ये माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है इसलिए ये अस्थायी है। ठीक है, अब ये स्थायी कब होगा, जब इसका माइनस आवेश कम हो जाए। ठीक है, अगर ये माइनस आवेश घट जाता है तो ये स्थायी हो जाएगा ज्यादा, और अगर ये माइनस आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसका स्थायित्व हो जाएगा कम। ठीक है, तो मतलब सारी की सारी कहानी इस माइनस आवेश पर डिपेंड है। ये माइनस आवेश घटेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, ये माइनस आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा, क्योंकि ये अस्थायी जो है वो इस माइनस आवेश के कारण है, इसको रोग लगा हुआ है वो इस माइनस आवेश के कारण लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ समूह एल्किल समूह है, और हम सब लोग जानते हैं कि एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस आवेश को देना। तो ये क्या करेगा, इस एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देगा। इधर ये भी प्लस आई प्रभाव, ये भी प्लस आई प्रभाव, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, यहां पर ये तीन जने इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तीनों का प्लस आई प्रभाव है। तो अब ये कहेगा यार मेरे पर तो पहले से माइनस है, तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो मेरा तो माइनस आवेश बढ़ रहा है और मैं तो अस्थायी हो रहा हूं। ये कहता भैया तू अस्थायी हो तो हो, मेरा तो जो काम है वो मैं करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये जो एल्किल समूह है वो इसका क्या कर रहा है, इसको अस्थायी कर रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देकर के इस कार्ब एनायन को अस्थायी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अस्थायी करने वाला कितने जना लगा हुआ है, एक जना। इसको अस्थायी करने के लिए दो जने लगे हुए हैं, इसको अस्थायी करने के लिए तीन जने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यहां पर ऋण आवेश जो 3 डिग्री है, इस पे माइनस आवेश जो है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा, और सर्वाधिक होने के कारण ये क्या होगा, सबसे अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। तो इसका क्रम जो रहेगा वो 3 डिग्री सबसे कम स्थायी, और 2 डिग्री उससे ज्यादा, 1 डिग्री उससे ज्यादा। तो इसके स्थायित्व का क्रम सबसे कम 3 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा 1 डिग्री स्थायी होगा। क्लियर? तो माइनस जो कार्ब एनायन है जिस पर माइनस आवेश आता है उसके स्थायित्व का क्रम है 3 to 1, और जिसमें प्लस आता है कार्बोकैटायन में तो उसमें क्रम होता है 1 to 3। क्लियर? तो आप ये बातें समझ गए, कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम और कार्ब कैटायन के स्थायित्व का क्रम समझ गए। एक बात ये आप ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, और जैसा मैं बोलता हूं वैसा थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख भी लिया करें अगर किसी को याद नहीं रहता तो। ठीक है, आप ये जान लें कि भाई ये अस्थायी माइनस आवेश के कारण है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके ये माइनस आवेश को और बढ़ा रहा है। ये कहता भाई मेरे पास तो पहले ही माइनस है, तू और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो मैं तो अस्थायी हो रहा हूं। तो ये कहता भैया तुम हो रहा है अस्थायी तो होता रहे, मेरा तो जो काम है वो मैं करूंगा, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये माइनस आवेश बढ़ रहा है, मतलब ये इसको अस्थायी कर रहा है। यहां पर ये दो जने अस्थायी कर रहे हैं इसको, ये तीन जने अस्थायी कर रहे हैं, तो ये सबसे कम स्थायी, उससे ज्यादा स्थायी, उससे ज्यादा स्थायी, ये इसके स्थायित्व का क्रम रहेगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई दोस्तों? अगर मान लो किसी को इतनी बात, ये जो हालांकि इसका यही पॉइंट इसी तरीके से आपको याद रहना जरूरी है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा किसी को नहीं रहता, आप में से कोई ऐसा है कि सर मेरे को तो ऐसा याद रहता ही नहीं है, ठीक है, हालांकि रखना, जिसको याद रहता है उसको ऐसे ही समझना है, क्योंकि मजा इसी में ही है। चले मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर एक ट्रिक बता देता हूं। देखो आपके पास कितने कार्बोकैटायन है, कार्ब एनायन है या मुक्त मूलक है, वो कितने हैं? तीन है ना। कौन कौन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब 1 2 3 काउंटिंग है, गिनती है। ठीक है, तो आप देखें जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन जो है उसके अंदर क्या आता है? प्लस आता है। कार्बोकैटायन में प्लस होता है ना, तो प्लस होता है तो गिनती भी आप प्लस की तरफ गिनो। प्लस की तरफ कैसे गिनोगे? 1 2 3, ये बढ़ती हुई गिनती है, प्लस का मतलब बढ़ती हुई गिनती। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये स्थायित्व का क्रम होगा। ठीक है, और जो कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है उस पर कौन सा आवेश होता है? माइनस, माइनस आवेश होता है, तो माइनस मतलब घटती हुई गिनती बोलो। घटती हुई गिनती कैसे बोलोगे? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उस 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इसके स्थायित्व का क्रम ये रहेगा 1 2 3 2 1, ये 1 2 3,
और जो कार्बोकेटाइन है वैसा ही मुक्त मूलक होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के अंदर जहां जहां ये चीजें काम में आएंगी वहां वहां मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, अभी कई जगह और भी काम में आएंगी, वो मैं हैंड टू हैंड भी बताऊंगा, साथ लेसन जब करेंगे तब भी बताऊंगा, लेकिन इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अब मैं एक इसके बाद ये लेसन, ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ये टॉपिक इट मे बी कि आपको 1 घंटे में पूरा भी नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसी टॉपिक का प्रेरणिक प्रभाव का ये जो मैंने करवाया है वो मैंने करवाया है पार्ट फर्स्ट, प्रेरणिक प्रभाव का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब मैं प्रेरणिक प्रभाव का पार्ट सेकंड करवाऊंगा, जिसमें मैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, इन सारे लेसन में इनका यूज कैसे होने वाला है उसके लिए मैं एक अलग पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि एक ही पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको इसमें क्या सीखना होगा कि आपको कहा जाता है ना कि भाई 2-3 तरीके के अम्ल लिख दिए, अल्कोहल लिख दिए और कहा कि इनके अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में लिखो, इनको अम्लीय प्रकृति के घटते क्रम में लिखो। कई फिनॉल लिख दिए और उनको कहा कि इनको अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखो। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे पेपर उठा करके देखें, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को अगर आप हल करना चाहते हैं तो इसका जो एपिसोड, जो जीओसी का पार्ट, जो एपिसोड नंबर 8 बनाऊंगा और प्रेरणिक प्रभाव का पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा, मतलब जो कल की क्लास होगी वो सबने देखनी है। अभी तक तो एक जनरल इंट्रोडक्शन ही हुआ है प्रेरणिक प्रभाव का। 12th बोर्ड के न्यूमेरिकल और जो आपके पास 12th बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताब है उसका पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पूरा का पूरा डिटेल जो है मैं अगले एपिसोड में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे अपने अगले एपिसोड में भी। गुड बाय।